पाकिस्तानी ऑफिसर बोल रहा है कि सर इंडियंस हैव गॉट टैंक्स ऑन जोजिला। सरप्राइज था उसके लिए। तो उसका सीनियर ऑफिसर बोलता है कि आई होप यू आर नॉट ड्रिंकिंग इन द डे। और हर किसी ने बिना पूछे, बिना बताए, बिना किसी को इशारा किए, जिसने जो पोजीशन लेनी थी वो ली, जिसने जहां फायर करना था वहां किया। वैसा एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स दिया गया। अगर आप पैदल हो तो आप सबसे ज़्यादा सेफ हो। अगर आप किसी गाड़ी में हो तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज आप एक इनक्लोज स्पेस में हो और जो आप पे फायर कर रहा है वो आपको बाहर आने का मौका ही नहीं दे पाएगा। पाकिस्तानियों ने कुछ ऐसी पोजीशंस ले ली थी जो काफ़ी डोमिनेटिंग जगह पे थी। वहाँ इंडियन आर्मी ने एक ऐसी चीज़ करी जो हिस्ट्री की बुक्स में आज तक लिखी हुई है कि ना ऐसा ऑपरेशन पहले किसी ने सोचा था और ना किसी किया, तो खैर बहुत दूर की बात है। व्यूअर्स आपकी डिमांड पे दोबारा आर्मी पे पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं और आपके ही इतने प्यार देने के बाद उन्हीं गेस्ट को दोबारा लेके आए हैं, प्रशांत सर को वेलकम करना चाहूँगा। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। सर पिछले वाले पॉडकास्ट में तो धमाल मचा रखा है। इतने क्वेश्चंस मेरे पास, यूथ के इतने इंस्पायर हुए हैं आपका पॉडकास्ट सुन के कि हम भी देश के लिए कुछ सर्व कर सकें। उसमें मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन एक मेरे पास जो आ रहा है कि कैसे इंडियन आर्मी ज्वाइन की जा सकती है, क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे कोई ईजिली अपने मतलब जो भी ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं या कितने पेपर्स होते हैं, इस बारे में एक बार आप बताएं प्लीज़। देखिए, हमारी मेजर जो अकेडमीज़ हैं वो 3 हैं। एक है नेशनल डिफेंस अकेडमी जो पुणे में है जी, एक है इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो देहरादून में है, और एक ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी जो चेन्नई में है। ओके। जो नेशनल डिफेंस अकेडमी है वो ट्राई सर्विस है। उसमें आप 12th का एग्ज़ाम क्लियर करके आप एनडीए का रिटर्न देते हैं, और उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आप तीनों ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं। और तीनों में से जो आपके मेरिट के हिसाब से या आपकी चॉइस के हिसाब से आपको तीनों में से कोई एक मिलता है। मतलब चॉइस हमारे पास होती है कि तीनों में से कोई भी हम ले सकते हैं उसमें? यस, चॉइस आपके पास भी है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस, आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स, आपके पैरामीटर्स देख के वो भी, इनके पास भी ऑप्शन है डिसाइड करने का कि आपको कौन सी सर्विस दें, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी। तो इन सब की मेडिकल परफॉर्मेंस अलग होती है, मतलब हर एक की कोई क्राइटेरिया जो होगा वो सब अलग अलग है तीनों फोर्सेस का? कोई खास अलग नहीं है, बट जैसे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, सपोज फाइटर पायलट जी, उसकी आईसाइट बिल्कुल जो 6x6 होनी चाहिए। सो वो टास्क स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं कुछ ओके। जो ज़रूरी होता है मीट करना। एंड सिंस ये एग्ज़ाम 12th के बाद होता है, तो जो ग्रेजुएशन होती है वो आपको नेशनल डिफेंस अकेडमी ही कराती है। ओके। हाँ। एंड जो सेकेंड एंट्री मैंने बताया था वो है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जो आप ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हो, और इमिजिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन आप वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाते हो। और जो एनडीए से भी आर्मी, जिसने सपोज आर्मी चूज़ करी जी, वो 3 इयर्स एनडीए में ट्रेन करने के बाद फिर 1 साल ट्रेनिंग जो है आईएमए में करता है। अच्छा। जो आप फाइनली ऑफिसर बनते हो परमानेंट कमीशन में, वो आप आईएमए से ही बनते हो। ओके। ओटीए जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है। सो एग्ज़ाम आईएमए और ओटीए का थोड़ा ही डिफरेंट है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आई थिंक एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है, बट जो ओटीए में ऑफिसर्स बनते हैं वो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स होते हैं। इसमें क्या सब्जेक्ट होते हैं सर? अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम लें तो इसमें आई थिंक टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। ओके। वेराज अगर आप आईएमए का लेते हैं उसमें भी ये आई थिंक सेम है, बट ओटीए में आई बिलीव एक कोई सब्जेक्ट कम है। ओके। तो उसके अलावा ऑप्शंस और भी हैं, जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है, अगर आप इंजीनियर हैं या आप एक टेक्निकल एंट्री स्कीम और होती है 10+2 के बाद, बट आप ट्रेनिंग फाइनल अपनी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ही करेंगे। ओके।
तो इसमें से कितना टाइम लगता है, मतलब ऐसे अगर 12th के बाद किसी ने ज्वाइन किया तो फुल आर्मी में जाने तक में कितना टाइम, मतलब 3 साल 2 साल 4 साल कितना लगता है? देखिए, अगर आप एनडीए से आते हैं तो 3 साल आपकी ग्रेजुएशन प्लस मिलिट्री ट्रेनिंग एनडीए में होती है। ओके। और 1 साल की ट्रेनिंग और आईएमए में होती है, तो ये हो गया टोटल 4 साल। दोनों में डिफरेंस क्या रहता है ट्रेनिंग में? सी, एनडीए में मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ वो आपको ग्रेजुएशन भी करा रहे हैं। ओके। आईएमए के अंदर जो ट्रेनिंग है वो प्योरली मिलिट्री बेस्ड ट्रेनिंग है, क्योंकि जो डायरेक्ट एंट्री, जो डायरेक्ट आईएमए में आए हैं वो 1.5 साल की ट्रेनिंग करते हैं। ओके। और वो फोकस पूरा का पूरा मिलिट्री ट्रेनिंग पर होता है। मतलब मैं आपसे बेसिक जानना चाहूँगा कि स्टार्ट कहाँ से होता है और एडवांस लेवल तक कहाँ तक जाती है ट्रेनिंग? ओके, स्टार्ट अगर मेरे से आप पूछो, मेरा पर्सनल ओपिनियन जो मैंने नोटिस किया है ट्रेनिंग का, हमारी ट्रेनिंग 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ओके। जो पहला पार्ट है वो टोटल आपको ब्रेक करने वाला है। मतलब आप जो पहले थे, आपने लाइफ में पहले क्या किया है, वो सब वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, आपको ब्रेक कर देते हैं। अच्छा। आप मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आप जो इमेजिन नहीं कर सकते, सुबह उठना, ना सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है, आप बस बिना नींद के चले जा रहे हो। फिजिकली आपके ऊपर बहुत प्रेशर है जी। मेंटल प्रेशर्स हैं। सो बेसिकली वो ट्रेनिंग डिज़ाइंड है कि इनिशियल पार्ट में आपको वो ब्रेक कर दे। जो सेकंड पार्ट है, एंड आई बिलीव ब्रेक करना ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसे होता है ना, अगर आपको किसी चीज़ में कुछ भरना है तो उसको पहले खाली करना ज़रूरी है। बिल्कुल। नहीं तो वो पुराना कुछ ना कुछ रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट पार्ट इज़ ब्रेकिंग। उसके बाद सेकंड पार्ट है, आपको धीरे धीरे वो बिल्डअप करना शुरू करते हैं। आप ट्रेनिंग में आप सुपीरियर महसूस करते हो, आप अपने काम करने के तरीके में आप महसूस करते हो कि हाँ, मैं लोगों से अलग हूँ। ओके। और जो फाइनल फेज है वो ऐसा होता है, आपको सुपरमैन वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। आप जब बाहर जाते हो, आप जब चलते हो, आप बाहर लोगों को देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं थोड़ा सा अलग हूँ, मुझ में कुछ अच्छा एक्स्ट्रा है। तो ये मुझे लगता है ट्रेनिंग का ये ही एक बेस है कि आपको पहले ब्रेक किया जाए और उसके बाद उस फाइनल प्रोडक्ट में मोल्ड किया जाए जो वो बनाना चाहते हैं। जैसे 3 फेसेस बताए सर आपने, फर्स्ट सेकंड। अगर फर्स्ट में हम बात करें, जैसे आप कहने का मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठना पड़ता है, किस टाइम तक उठना पड़ता है सर? अभी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब हम ट्रेनिंग करते थे तो मॉर्निंग 2:30 बजे का टाइम होता था, जिसमें आप मतलब मैं तो रात ही कहूँगा। मतलब ये जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो ये टाइम भी थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड होता जाता है। बट जब आप इनिशियली होते तो कोई टाइम सेट होता नहीं है कि कब आप सोओगे कब आप उठोगे, ये कोई सेट नहीं है। जो चीज़ें करनी है आपको उनके टाइम बिल्कुल सेट हैं। जैसे नहीं, जैसे सुबह अगर पीटी है तो पीटी का टाइम बिल्कुल सेट है। अगर क्लासेस होनी है क्लासेस का टाइम सेट है, फायरिंग होनी है फायरिंग का टाइम सेट है। इन सब चीज़ों के टाइमिंग सेट है। और ट्रेनिंग डिज़ाइंड इस तरह से होती है कि आप हर जगह लेट ही पहुंचोगे, चाहे आप जो मर्जी कोशिश कर लो। अच्छा। या तो आप ब्रेकफास्ट मिस करोगे, उसके बावजूद भी 99% चांस है आप जहाँ भी जाओगे आप लेट ही पहुंचेंगे। बिकॉज वो डिज़ाइंड इस तरह से है कि दैट प्रेशर सिचुएशन आपके ऊपर होनी चाहिए, ताकि आप सीखो कि प्रेशर को कैसे हैंडल किया जा सके। कल को जब आप ऑपरेशंस में होगे, आप अंडर फायर होगे, तो ये सारे प्रेशर आपको हैंडल करने पड़ेंगे। करेक्ट। तो वो जो शुरुआत है वो ट्रेनिंग से हो जाती है। तो सर लेट अगर ऐसे कोई आता है तो उसको पनिशमेंट भी मिलता होगा आई गेस, या थोड़ा माफ़ कर दिया जाता है क्योंकि डिज़ाइन ऐसे कर रखा है? वहाँ तो खैर पता लगता ही नहीं पनिशमेंट क्या है और ट्रेनिंग क्या है, सब कुछ अच्छा। इंटरमिंगल्ड होता है। बट आई थिंक पनिशमेंट इज़ ऑल्सो अ लेसन। वो भी कोई आपको तंग करने के लिए या हरास करने के लिए नहीं है। आज की डेट में अगर मैं सोचता हूँ जब हमें पनिशमेंट मिली है तो वो सारा एक प्रोसेस था हम लोगों को और स्ट्रांग बनाने का। हम लोगों को उस टाइम हमें ज़रूरी लगता था कि ये सीनियर है, इसने हमें बहुत रगड़ा दिया है, ये ऐसा है वैसा है। आज की डेट में हम सोचते हैं कि यार वो बिल्कुल सही था, उसी ने जो हमें बनाया है, करेक्ट, वो उसका भी उसमें हाथ है बनाने में। बिल्कुल। जैसे आपने फर्स्ट स्टेज के बारे में मैं थोड़ा बात करना, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है बहुत। ये तो ये कितने दिन तक रहता है, मतलब ब्रेक वाला जो मूवमेंट है कि एक सोल्जर जो आया है उसको ट्रेन करना, उसको कितने टाइम तक ब्रेक किया जाता है, या वाली ट्रेनिंग किस टाइम, कितने ड्यूरेशन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना, कितना टाइम चलती है? कुछ लोग तो जल्दी सेट हो जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है, हर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है। बट अगर आप देखें 1.5 साल में, तो 1.5 साल में 3
टर्म्स होते हैं 6-6 महीने के, तो आप उसको अच्छा, एक तरह से first, second, third. सेकंड थर्ड डिवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या क्या मतलब ट्रेनिंग होती है सर? जैसे एक तो क्लासेस हो गई, एक पीटी हो गया, इसके अलावा और क्या? फायरिंग होती है, गेम्स होते हैं, आपकी क्लासेस होती हैं, लेसन्स होते हैं, जो जो आप इनकाउंटर कर सकते हैं फील्ड में, हर चीज़ की तैयारी आपको कराई जाती है। मेरे से कोई पूछ रहा था कि सर आप इतनी ट्रेनिंग क्यों करते हो, मतलब आप आर्मी में ऑफिसर बन जाते हो उसके बाद भी ट्रेनिंग करते हो, हमेशा ही ट्रेनिंग करते रहते हो, तो ऐसा क्या है? तो मैंने उसको एक छोटा सा एग्जांपल दिया। मैंने कहा मैं आपको भी 4 दिन एक राइफ़ल दे दूंगा और राइफ़ल चलाना सिखाऊंगा, तो आप भी सीख जाओगे, आप भी चौथे दिन शायद टारगेट पे हिट करना शुरू करोगे। बट ट्रेनिंग होती है, एक ही चीज़ को जब आप बार बार रिपीट करते हैं वो आपकी मसल मेमोरी में सेट हो जाती है। बिल्कुल। कल को जब कहीं आप अंडर फायर होते हो, जो बंदा पहले फायरिंग में जिसने महसूस नहीं करी है वो थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाएगा कि क्या हुआ, ये आवाज़ कहाँ से आई इतनी ज़ोर से, वो खड़ा रहेगा, उसे समझ नहीं आएगा मैं क्या करूँ। लेकिन जो ट्रेंड सोल्जर होगा उसको पता है कि आवाज़ आते ही या ये होते मेरा पहला एक्शन क्या है, मेरा दूसरा एक्शन क्या है, क्योंकि वो उसकी मसल मेमोरी के अंदर इनग्रेंड हो चुका है। तो सर सेकंड पार्ट में जैसा आप बता रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा रुतबा, उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगना फील होता है, तो वो कैसे, मतलब एक तरफ तो उन्हें ब्रेक कर दिया गया, दूसरी तरफ ये कैसे कि एकदम? जब आप सेकेंड टर्म में आते हो, जब आप थोड़ा सीनियर आते हो, आप लोगों के एक तो आपके जूनियर्स आ गए होते हैं, Okay. जो आप लोगों को देखते हैं, जिनको लगता है ये मेरा सीनियर है, ये मेरे से हर चीज़ में अच्छा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, ये मुझसे ज़्यादा जानता है। दूसरा, वो आप लोगों को कुछ ना कुछ अपॉइंटमेंट बनाते हैं, आप अपॉइंटमेंट के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आपके ऊपर टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आना शुरू होती हैं। सो दैट इज़ अ वे टू बिल्ड योर कि कैसे कैसे आप हर सिचुएशन के लिए धीरे धीरे तैयार किए जाते हो। तो वो उस तरह का वो है, बनाया हुआ है, ट्रेनिंग डिज़ाइन इस तरह से है कि ये 3 फेज जो है अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको बनाने में मदद करें। अपॉइंटमेंट कैसे, मतलब क्या होता है सर? आपको जैसे आपके नीचे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को रख देंगे, ओके। आपको कोई टीम दे देंगे, ये टीम आपने तैयार करनी है, आपको किसी चीज़ का कैप्टन बना देंगे कि आपको ये इंश्योर करना है कि ये लड़के इस चीज़ में अच्छा करें। तो धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आना शुरू होती हैं। प्लस सेकेंड टर्म इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि फाइनल टर्म में जैसे हमारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, सीनियर अंडर ऑफिसर्स, ये सारी वो देखते हैं उस सेकेंड टर्म में कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या आप ये अपॉइंटमेंट्स थर्ड टर्म में हैंडल कर पाओगे या नहीं। तो ये इम्पोर्टेंस है जो मिड वाला टर्म है उसकी। तो इसमें भी सर, मतलब जैसे यहाँ पे तो कॉलेज में रैगिंग वगैरह भी होती है, तो जैसे आप बता रहे हैं कि जूनियर्स आए, तो वहाँ पे भी आर्मी में होता है ऐसा? नहीं, उसको रैगिंग नहीं बोल सकते, बट जब ब्रेक करना है आपको किसी को और फिजिकल मेंटल अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, तो वो सारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेनिंग ही है, उसको रैगिंग नहीं बोल सकते। मेंटल कैसे ब्रेक किया जाता है सर? फिजिकल तो आपने एक्सरसाइज करवा लिया कि आप ये करो, इतने राउंड्स काटो, या जो एक्सरसाइज होती है आर्मी की वो करा ली, मेंटली कैसे ब्रेक करते हैं कि उसको रेडी कैसे करते हैं? नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब अगर नींद कम मिले या नींद ना मिले तो वो एक बहुत बड़ा मेंटल इशू बनता है। प्लस जैसे मैंने आपको बोला, रेस अगेंस्ट टाइम, आप जहाँ हैं, आप प्रेशर में हैं पहुँचने की एक जगह दूसरी जगह, इसमें आपको जज भी किया जा रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे, और इसके अलावा आपको पढ़ाई भी करनी है इस सब के बावजूद। तो ये प्रेशर्स ही है मेंटल जो है। थर्ड पार्ट आपने बताया कि नॉर्मल पब्लिक में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं अलग हूँ, तो या उनमें कोई सीनियरिटी आ जाती है, या उनको क्या फील होता है उस समय, मतलब जब वो एक पता है कि अभी 4 महीने बाद मैं एक ऑफिसर बन जाऊँगा, तो कैसी फीलिंग होती है? एक्चुअली अंदर से तो आपको ज़रूर लगता है कि आप 4 महीने बाद ऑफिसर बनेंगे, लेकिन जब तक आप अपने कंधे पे स्टार लगा नहीं लेते, आपको कोई महसूस होने नहीं देता ये कि आप ऑफिसर बनने वाले हैं या बन गए हैं। एंड जो मैं कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ, हमारे कुछ रन्स होते हैं, कुछ कैंप। आज की डेट में अगर मैं किसी को बोलूँ कि आपने पीछे 20 kg लोड लगा के या 40 kg लोड लगा के 100 किलोमीटर चलना है पहाड़ों में, तो कोई बोलेगा ये तो पागल है, कैसी बातें कर रहा है। बट जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो और आपको लगता है यार ये तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है,
तो धीरे धीरे आपको ये कहीं महसूस होना शुरू हो जाता है, अगर आपका माइंड कुछ सोच ले जी तो बॉडी वो कर सकती है। बिल्कुल। तो माइंड को टैकल करना, ये सारी चीज़ें जो है, ये मेंटली स्ट्रांग बनाना बहुत बड़ा वो है, एस्पेक्ट है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जैसे आपने पूछा ही था कि आर्मी में जो लोग आना चाहते हैं, हमारा इंटरव्यू जो होता है आर्मी का, पहले तो रिटन एग्जाम होता है जी। रिटन एग्जाम के बाद अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो तो एक SSB इंटरव्यू होता है। ये 5 से 7 दिन चलता है इंटरव्यू। आप जाते हो, SSB सर्विस सेंटर होते हैं, सेंटर्स में जाते हो, इंटरव्यू सेंटर्स में, और आप वहाँ रहते हो। और वो पहला दिन होता है, पहले दिन में एक टेस्ट होता है जिसमें वो आधी जनता को तो वहीं स्क्रीन आउट कर देते हैं। अच्छा। हाँ, वो स्क्रीन आउट कर देते हैं कि ये तो शुरू से ही आउट है। फिर जो बाकी बच जाते हैं उनका 4 और 5 दिन का पूरा एक इंटरव्यू चलता है। नाम इंटरव्यू है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। आपके कई टास्क्स होते हैं, और आपका देखते हैं आप ग्रुप के साथ कैसे बिहेव करते हो, आपका टीम वर्क कैसा है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ किसी एक टेस्ट का। हमारा जब मैंने दिया था तो एक कमरा होता है जिसमें लाइट ऑन होती है और ऑफ होती है। आई थिंक 10 सेकंड के लिए लाइट ऑन होती है और फिर ऑफ हो जाती है। तो जब ऑफ होती है स्क्रीन पे एक वर्ड आएगा, और जब वो वर्ड ऑफ हुआ, लाइट ऑन होती है, 10 सेकंड में आपको एक सेंटेंस लिखना है। अगर आप नहीं लिख पाए तो वो पॉइंट माइनस हो जाता है। और ऐसे ना 30-40 वर्ड्स आते हैं, तो आप वही लिख सकते हो जो आपके दिमाग में पहली चीज़ आए। और उसी तरीके से वो असेस करते हैं कि भाई पहली चीज़ क्या है। सपोज और वो वर्ड कोई अच्छे वर्ड नहीं होंगे, वो वर्ड ऐसे ही होंगे जो आप मतलब उसमें सही भी लिख सकते हो, गलत भी लिख सकते हो। सपोज मुझे अभी भी याद है, मेरे को एक वर्ड आया था डेकॉइट, और फर्स्ट रिएक्शन था मेरा, आई फॉट द डेकॉइट्स। मैंने कहा एक तो टाइम भी छोटा है और ये, बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि ये तो मैंने बहुत सही चीज़ लिखी थी। बिल्कुल। लिखने को तो कोई ये भी लिख सकता है कि डेकॉइट्स आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स और ये, बट सी दे आर चेकिंग कि आपकी मेंटालिटी कैसी है, आप फर्स्ट रिएक्शन क्या, फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या है। तो आप वहाँ बना नहीं सकते, सोचने का टाइम नहीं दिया माइंड जो मन में है वो आ ही जाएगा पेपर पे, वो सामने आ ही जाएगा। ये तो मैं एक टेस्ट बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे। तो आपके एक ही वर्ड आया था जैसे आपके 45? नहीं, बहुत और कौन से वर्ड्स आए थे? जैसे एक ही हो गया, कोई स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, कभी कोई भी वर्ड, मतलब जैसे नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वर्ड आ सकते हैं। थीफ, थेफ्ट, इसका क्या आपके माइंड, स्टोलन, कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। इस लेवल तक की ट्रेनिंग्स होती है। वो तो खैर उस टाइम तो ट्रेनिंग नहीं है, वो तो सिर्फ आप जब जा रहे हो अंदर असेस कर रहे हैं। उसका एक फिजिकल टेस्ट भी होता है जिसमें कुछ ऑब्स्टिकल होते हैं और आपको वो सारे ऑब्स्टिकल क्लियर करने होते हैं। अच्छा। उसमें अभी का तो मेरे को प्रेजेंट स्टेटस मालूम नहीं, बट मेरे टाइम पे 10 थे। ओके। और आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम होता है जिसमें आपको 10 ऑब्स्टिकल क्लियर करने होते हैं। तो कई लोग होते हैं जो 10 कर लेते हैं, उनके पास इतना अच्छा और ज़्यादा टाइम होता है कि वो 10 के बाद भी दोबारा 2-4 कर देते हैं, क्योंकि हर ऑब्स्टिकल का 1 पॉइंट हम मान के चलते हैं। ओके। क्योंकि जो अब कुछ लोग होते हैं फिजिकली फिट, जो गांव से स्पेशली आए होते हैं, दे आर वेरी फिजिकली फिट, तो उनको लगता है तो बड़ा आसान है, तो हम करते हैं। जो थोड़े सिटीज़ में रहे हुए हैं उनके लिए ये एस्पेक्ट थोड़ा टफ होता है। कईयों से तो 5 भी नहीं होते, कई होते हैं कि मन में सोच के आए 10 है तो 10 ही करने हैं। मैं अपना बताता हूँ, मैंने 8 किए थे, मेरे से 10 नहीं हुए थे। ओके। क्योंकि एक ऑब्स्टिकल होता है टाइगर लीप, उसमें आई थिंक आप 10-12 फुट का एक प्लेटफॉर्म होता है, आप उस पर चढ़ते हो, आपके सामने एक रस्सी लटकी होती है, आपको जंप मार के उस रस्सी को पकड़ना है और नीचे आना है। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम जंप मार के उस रस्सी को पकड़ा तो वो रस्सी मेरे से स्लिप हो गई, तो मैं बहुत जल्दी नीचे आ गया। तो उस ऑब्स्टिकल को छोड़ के मैं आगे जा सकता था, बट देन आई थॉट कि ये शायद मैंने ठीक से नहीं किया। मैं दोबारा चढ़ा, दोबारा गया, लेकिन मैंने नोटिस किया मेरी जो फिंगर्स थी वो रोप से ना जल गई थी, नीचे रगड़ गया। तो मैंने 3 बार उसको किया, जब तीसरी बार मैंने किया तो बिल्कुल सही तरीके से किया। और लेकिन उसका ड्रॉबैक ये था कि बाकी ऑब्स्टिकल जो मेरे थे वो कंप्लीट नहीं हुए। बट आई थिंक जो वो देखना चाहते थे वो उनको उसी 8 ऑब्स्टिकल में नज़र आ गया। मतलब सर इतना बारीकी से देखा जाता है कि कितनी स्पीड से कौन नीचे आ रहा है, कितनी, इस चीज़ पे भी निगरानी रखी जाती है? वो
टेस्ट कंडक्ट करने से पहले खुद करके बताते हैं कि आपको किस तरह से करना है। ओके। एक टार्जन स्विंग होता है, उसमें भी आपको एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ना है और जैसे टार्जन की तरह स्विंग करके उन्होंने आगे लाइन बनाई है, तो आपको उस लाइन के आगे ही गिरना है। अगर आप उसके पीछे गिरे हो तो या तो आप दोबारा अटेम्प्ट कर लो या फिर उसको छोड़ के आगे चले जाओ, वो आपकी मर्जी है। ओके। बट मुझे लगता है कि वो डिटर्मिनेशन अगर देखना चाहते हैं तो वो देखेंगे कि ये अगर नहीं कर पाया तो दोबारा अटेम्प्ट कर रहा है, करेक्ट, या नहीं कर रहा है। तभी आपके 8 हुए। अगर आप वो दोबारा अटेम्प्ट नहीं करते तो आपके 10 हो जाते तो हैं। मेरे 10 हो जाते हैं। बिल्कुल। का part आपका कोई ऐसा ट्रेडिंग का पार्ट जो आपको मतलब याद रहेगा हमेशा कि हाँ इसमें मुझे इतना स्ट्रगल भी करना पड़ा, लेकिन अगर वो मैंने किया तो मैं इससे बहुत बेटर भी हूँ? ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट तो मैं आई डोंट थिंक मैं फिंगर पॉइंट आउट कर पाऊंगा, क्योंकि मोर और लेस ट्रेनिंग का डिज़ाइन ही ऐसा है। जो आप वहाँ कर रहे हैं जो भी, वो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके हेल्प करने वाला ही है। तो सर जैसे अभी हमने सबको डिस्कस कर लिया, 3 पार्ट्स में ट्रेनिंग, इंटरव्यू में इतना पूरा परखा जा रहा है एक ऑफिसर को कि इन्हें आगे भेजना है नहीं भेजना है, सब कुछ पार कर लिया, सब कुछ ओके है, पॉजिटिव है। अब वो यूनिट में जाके शामिल होते हैं, तो यूनिट में जाके सर मतलब मुझे तो आपके लास्ट पॉडकास्ट की लाइन याद आती है कि जब आपको भेजा गया था 3 महीने टैंक के नीचे थे तो जब आप यूनिट में जुड़ते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे दी जाती हैं? आपके पास कौन से दायरे होते हैं कि आपको किस किस में वर्क करना है और कैसे कैसे करना है? देखिए, जब हम ऑफिसर बन जाते हैं वो एक ऐसा दिन होता है जो मतलब आई थिंक जन्मों जन्मों तक आपके उसमें रहता है कि आप वहाँ एक स्टेप होता है जिस पे लिखा होता है अंतिम पग, और आप उस पे जब स्टेप करके जाते हैं तो वो फाइनल कल्मिनेशन ऑफ योर मार्च होता है कि आपने वो अंतिम पग क्रॉस कर लिया है। फिर आपके पेरेंट्स आए होते हैं, बहुत बड़ा मतलब इवेंट होता है वो, और कोई आपके यहाँ शोल्डर पे पिप्स लगाता है, आप लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, आपको लगता है अपनी दुनिया अभी आपके कदमों में है। एंड उसके बाद थोड़े दिन की छुट्टी मिलती है और उसके बाद आपको यूनिट में रिपोर्ट करना होता है। तो दुनिया जीतने के बाद जब आप यूनिट में रिपोर्ट करते हो तो लगता है वापस फर्स्ट टर्म शुरू हो गया है जो ट्रेनिंग का होता है, क्योंकि जो ट्रेनिंग है वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है। जब आप यूनिट में आते हैं तो आप स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो और यूनिट में जितने लोग हैं वो आपसे पहले आए हुए हैं, वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में सारे आपसे बेटर है। तो जैसा मैंने बताया कि मैं टैंक पे सोचा था, मेरे नीचे 3 टैंक हैं, बट मुझे तो पहले 3 महीने टैंक के ऊपर नहीं चढ़ने दिया किसी ने। बिल्कुल। तो बट वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक यंग ऑफिसर यूनिट में आके हर चीज़ को समझे, हर किसी बंदे की ड्यूटीज़ को समझे, हर किसी की कैपेबिलिटीज़ और हर किसी के क्या लिमिटेशंस हैं उसको अच्छे से समझे, आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस ऑफिसर की ग्रूमिंग का। वो एक मेरा ये अपना मानना है कि जिस ऑफिसर की ग्रूमिंग शुरू से अच्छी इस तरह से होती है उसके लिए आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। ही हैज़ अ बेटर कनेक्ट विद हिज मैन रिस्पेक्ट हिम। आप अपने जवानों से अगर दौड़ने में अच्छे हैं, आप उनसे गेम्स में अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई में तो ऑब्वियसली आप यू आर मोर एजुकेटेड, बट मैन लव यू। अगर आप देखो कि सुबह 5 किलोमीटर की रन है और आप उनके साथ ही कंपटीशन कर रहे हो तो दे आर वेरी हैप्पी कि साहब हमारा तो हमारे साथ, दूसरों को बोलते हैं कि हमारा साहब तो हमसे भी आगे भागता है। सो दैट इज़ द लेवल एंड इट यू फील सो गुड कि आप, मैं जब लेफ्टिनेंट कर्नल था मैं अपनी यूनिट में फर्स्ट 10 लोगों में आता था रन्स में। तो मैं तो अभी भी लोगों से मिलता हूँ, लोग यही बातें करते साहब आप तो तब भी इतने फिट थे, और ये सारी चीज़ें होती हैं। एन ऑफिसर हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ एंड वंस यू प्रूव तो आई थिंक इंडियन ट्रुप्स से अच्छे ट्रुप्स है नहीं। जब आप यूनिट में आ गए उसके बाद आपको कोई अपना ऑपरेशन जो आप डिस्कस करना चाहें कि जब आपको पहला ऑपरेशन या कि बटालियन की पोस्टिंग कहीं पर हो कि आपको ये एरिया सिक्योर करना है? मैं आपको अपना एक बताता हूँ। मैं एक CI काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में था। तो हमारा एक मतलब एक विलेज थी जो बिल्कुल बॉर्डर पे थी। तो हमें एक इनपुट मिला था कि उस विलेज में कुछ मूवमेंट देखी गई है। तो हम जब वहाँ विलेज की तरफ जा रहे थे
तो रास्ते में ही हम लोग जो थे हमारे ऊपर फायर हुआ था, बट ये लेवल ऑफ ट्रेनिंग बोल सकते हैं, और वही जो मैंने बोला कि आपको आप रिएक्ट कैसे करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर फर्स्ट जो राउंड है उसमें कैजुअलिटी आपकी नहीं हुई तो आपका लेवल ऑफ ट्रेनिंग इतना अच्छा होता है कि फिर आपकी कैजुअलिटी नहीं होगी। सो उस ऑपरेशन में हमने, जबकि हम अंडर अटैक थे, हम लोग चल रहे थे, लेकिन हमारी कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई भी नहीं हुई थी। तो अगर ट्रेनिंग से रिलेट करना चाहें तो ये जो चीज़ है जो है ट्रेनिंग इंड्यूस करती है आपको। तो सर आप लोग कितने जने थे जब ये अटैक हुआ आप पे? हम लोग टोटल 10 थे, और जो मैं ट्रेनिंग का बता रहा हूँ वो ये था कि हर किसी, उन 10 में हर किसी आदमी को पता था उसका क्या रोल था अगर ये फायर हुआ, और हर किसी ने बिना पूछे, बिना बताए, बिना किसी को इशारा किए, जिसने जो पोजीशन लेनी थी वो ली, जिसने जहाँ फायर करना था वहाँ किया, और एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस जो होना चाहिए था वैसा एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस दिया गया। आप लोग कार में थे, ट्रक में थे, कैसे थे? नहीं, हम लोग वॉकिंग थे, क्योंकि आई थिंक अगर आप पैदल हो तो आप सबसे ज़्यादा सेफ हो। अगर आप किसी गाड़ी में हो तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज आप एक इनक्लोज स्पेस में हो और जो आप पे फायर कर रहा है वो आपको बाहर आने का मौका ही नहीं दे पाएगा। वेराज जब आप पैदल हो तो आप एक इनक्लोज स्पेस में नहीं, आप काफ़ी लंबे फ्रंटेज पे चल रहे हो। तो ये हम लोग तो आपस में बोलते हैं कि अगर पैदल चलते हुए फर्स्ट राउंड में कैजुअलिटी नहीं हुई तो कैजुअलिटी, हमारी लेवल ऑफ ट्रेनिंग ऐसी है, फिर कैजुअलिटी नहीं होगी। तो क्या क्या रोल थे सर सबके? जैसे उन्हें क्या एक्शन लिया आपने? नहीं, किसी के पास वेपन स्पेसिफिक रोल्स होते हैं, किसी के पास मशीन गन थी, किसी के पास रॉकेट लॉन्चर था, हर किसी के पास अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके। तो एक अच्छी क्लोज निट टीम वही होती है जिसमें हर एस्पेक्ट ऑफ जो है ऑपरेशन, हर चीज़ बिल्कुल स्मूथ मशीन की तरह चले। तो सर ये कैसे कंट्रोल में किया आप लोगों ने? जैसे ये ट्रेनिंग है, आप एक ही चीज़ को, जो मैं वही बता रहा था, एक ही चीज़ को आप बार बार इनैक्ट करें तो ये मसल मेमोरी बन जाता है। हर किसी को पता लग जाता है कि किसने क्या, किसका क्या रोल है। बिल्कुल सर। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि आपने लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड में भी आपने सर्व किया है। अगर कोई ऑपरेशन वहाँ पे होता है, मतलब होते रहते हैं कि कश्मीर भी पास में, ये इतने अटैक्स भी होते हैं, तो वहाँ पे आर्मी कैसे एग्जीक्यूट करती है उन्हें? आपको मैं एक बहुत ही ब्रिलियंट ऑपरेशन जो लद्दाख सेक्टर में हुआ है उसके बारे में बताता हूँ। ये बात है 1947 की, एंड जब ये कश्मीर में पाकिस्तान ने अटैक किया था। लद्दाख की जो टेरेन है, आपने भी, मैंने देखा आप बाइक राइडिंग के शौकीन हैं और आप लद्दाख गए हैं, तो अभी तो रास्ते फिर भी थोड़े थोड़े बन गए हैं। पहले बहुत ही पतले रास्ते थे जहाँ पर गाड़ियाँ मुश्किल होती थी, और पाकिस्तानियों ने कुछ ऐसी पोजीशंस ले ली थी जो काफ़ी डोमिनेटिंग जगह पे थी। ओके। एंड उसके लिए काफ़ी एफर्ट लगना था उन लोगों को वहाँ से डिसलॉज करने के लिए। वहाँ इंडियन आर्मी ने एक ऐसी चीज़ करी जो हिस्ट्री की बुक्स में आज तक लिखी हुई है कि ना ऐसा ऑपरेशन पहले किसी ने सोचा था, और ना किसी किया तो खैर बहुत दूर की बात है। हम लोगों ने उन पतले रास्तों में जहाँ बड़ी गाड़ियों को मुड़ना मुश्किल था, बड़ी गाड़ियों का चलना मुश्किल था, वहाँ से हम लोग टैंक्स ले गए, और जोजिला पे हम टैंक्स हम ले गए वहाँ पर। और एक किताब लिखी है इस पे, उसमें एक पाकिस्तानी ऑफिसर जो अपने सीनियर ऑफिसर से रेडियो पे बात कर रहा है, वो इंटरसेप्ट जो इंडियन आर्मी ने किया है वो लिखा हुआ है। उसमें पाकिस्तानी ऑफिसर बोल रहा है कि सर, इंडियंस हैव गॉट टैंक्स ऑन जोजिला। सरप्राइज था उसके लिए। तो उसका सीनियर ऑफिसर बोलता है कि आई होप यू आर नॉट ड्रिंकिंग इन द डे।
मतलब ये ऐसी चीज़ थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि टैंक्स इतने हाई ऑल्टीट्यूड में आज तक जो कभी आए नहीं है, ये कैसे हुआ। और टैंक्स आर गेम चेंजर। अगर टैंक्स जिस जगह पहुंचने हैं वहां पहुंच गए तो लड़ाई वहीं चेंज हो जाती है। अच्छा। और सिमिलरली वही हुआ, जोजिला से उन लोगों को भाग के जाना पड़ा बिकॉज कोई ऑप्शन ही नहीं था। आप टैंक्स के सामने, अगर आपके पास टैंक नहीं है तो उस जमाने में तो खैर बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि टैंक जो जब सामने आता है ना, तो जो पावर, रॉ पावर और फायर पावर जो है वो अनमैचेबल है, वो अनमैच्ड है। उसकी जो सामने उसके खड़ा है ना, वो उसे ही पता लगता है कि सामने क्या है। तो वो एक ऑपरेशन है जो आई थिंक ऐसा ऑपरेशन आज तक इसके बाद भी शायद नहीं हुआ होगा। तो आपको क्या एक्सपीरियंस है, आपने फर्स्ट टाइम टैंक फायर किया? टैंक फायर करना बहुत कोई ऐसा काम नहीं है जो लोग डरते हैं। मतलब जो टैंक फायर करता है वो अंदर जाके डरता है, आवाज़ इतनी होती है, ये इतना है कि कहाँ लग जाएगा कहीं। बट अगर आपके बेसिक सही हैं, अगर आपने ट्रेनिंग सही से करी, आपको पता है आँख कहाँ रखनी है, हाथ कहाँ रखने हैं, टांगे कहाँ रखनी है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके। हाँ हाँ, ये तो मतलब टैंक फायरिंग। बट ऐसी चीज़ें अगर आपको कभी टीवी पे भी देखने को मिले तो उसको स्पीकर्स पे कनेक्ट करके सुनना, क्योंकि जब टैंक फायर करता है तो आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मतलब अलग ही, बहुत अलग फील है, वो बहुत ही ज़्यादा अलग। टैंक के अंदर कितने लोग होते हैं सर, जैसे मतलब? डिपेंड करता है, हर टैंक में अलग अलग होते अच्छा। हैं। हाँ, कईयों में 4 होते हैं, कईयों में 3 होते हैं, वो ये डिपेंड करता है मेक टू मेक पे। ओके। और सबके रोल बने हुए हैं कि उन्हें क्या क्या करना है? हाँ हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा। तो मतलब सबसे ज़्यादा कितने, मतलब बड़े टैंक्स भी होते हैं? जो हमने तो एक नॉर्मल साइज़ देखा है, जो मूवीज़ में देखते हैं, नॉर्मल कैंट एरियाज में हम दिख जाते हैं कई बार, तो वो तो नॉर्मल साइज़ होते हैं। इससे बड़े टैंक भी होते हैं? हाँ हाँ, बड़े भी होते हैं। बट टैंक अगर आप अमेरिकन यूरोपियन टैंक्स देखें वो साइज़ में बड़े ही होंगे। वेराज आप ईस्टर्न ब्लॉक में यूक्रेनियन टैंक्स, रशियन टैंक देखें, वो कंपैरेटिवली साइज़ में छोटे होंगे, क्योंकि फिलॉसफी दोनों की एम्प्लॉयबिलिटी की अलग है। ओके। ड्रिंक अलाउड होती है सर वैसे? जैसे पाकिस्तानी तो उससे पूछ रहा है कि मतलब उनके यहाँ तो चलो कुछ भी चलता है, इंडियन आर्मी में अगर हम लीकर की बात करें तो लीकर अलाउड होती है? अनमोल, आप ये एक ऐसे आदमी से पूछ रहे हो पहले जो खुद ड्रिंक नहीं करता। बट अगर आप मूवीज़, बॉलीवुड ये देखें ना, बहुत स्टीरियोटाइप कर दिया हुआ है। वो आर्मी वाले दिखाते हैं कि हाथ में उनके ग्लास ही रहता है हमेशा, ऐसा नहीं है। आप उसमें भी कुछ मोमेंट्स होते हैं जहां आप अपना ऑफ ड्यूटी टाइम में ऑथराइजेशन के अंदर आप लिकर ले सकते हैं। ओके। बट ये कहना कि आर्मी में दारू बहुत पीते हैं लोग, ये मैं एग्जांपल हूँ आपके सामने कि एक टाइम पे यस मैंने भी पी है, बट ये स्टीरियोटाइप ज़्यादा कर देते हैं, ऐसा है नहीं। देयर आर लॉट मेनी पीपल, लॉट मेनी ऑफिसर्स, जेसीओज मैन जो नहीं पीते, और कोई फोर्स भी नहीं करता। मेरे को तो कोई ये भी बोलता है कि वहाँ तो फोर्स करते हैं पीने के लिए, कोई फोर्स नहीं करता किसी को। बट अगर जैसे आपने पूछा अलाउड है, तो यस अलाउड तो है, उसमें वो नहीं है। बट देन अगेन लिकर एंड हेल्थ वो साथ में जाते नहीं हैं, तो एंड पीपल आर गेटिंग कॉन्शियस अबाउट हेल्थ। बिल्कुल। तो उस हिसाब से आई थिंक, मैं तो खैर ना पीता हूँ ना प्रमोट करता हूँ, बट अलाउड अगर सवाल है तो यस इट इज़ अलाउड। जैसे आप फिटनेस को आप बहुत ध्यान में रखते हैं, आपका जिम भी है पठानकोट में, आपने लास्ट टाइम बताया। अगर मतलब मैं जानना चाहूँगा लीकर के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? अगर कोई जिम कर रहा है या जिम नहीं भी कर रहा है लेकिन लीकर बहुत पी रहा है, डेली पी रहा है, तो उसको बॉडी में लोग बाग मुझे भी चुप कराने के लिए कमेंट में 10 बातें बोल देंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ ओके है, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, ये भी करते हैं। लेकिन आप जैसे डेली फिटनेस को इतना करते हैं, आप आर्मी बैकग्राउंड से भी आते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बारे में कि लीकर कितना इम्पैक्ट करता है एक बॉडी में? देखिए, अगर कोई मेरे से पूछता है इज लिकर हार्मफुल, उसका आंसर येस नो में क्लियरली येस है। फैटी लिवर,
वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट। वैसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी होता है लोगों को, बट देन अल्कोहल इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर। आप जब भी लिकर लेते हैं, आपके लिवर का पहला टास्क है उसको फ्लश आउट करना। ओके। एंड हम मान के चलते हैं इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू फ्लश आउट दैट लिवर। सो अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आपका लिवर जो है, अगर आप लिकर ले रहे हैं तो वो उसको फ्लश आउट करने में ही लगा हुआ है। दूसरा, अगर आप फिटनेस में हैं, अगर आप जिम जा रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, तो बॉडी का जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है, इसको ये फर्दर डिले कर देता है। ओके। हाँ, तो और अगेन लिकर इज एम्प्टी कैलोरीज। अगर आप सिर्फ हम कैलोरीज के बारे में चलें, वैसे मैं आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट। आजकल आप इंस्टाग्राम वगैरह पे खोलेंगे तो बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो सीधा सीधा बोलते हैं कैलोरी इन कैलोरी आउट। ऑन दी आउटसेट ये कॉन्सेप्ट सही लगता है, बट देन अगर एक कोक के कैन में और 6 अंडों में कैलोरीज बराबर हैं, तो इससे ये नहीं पता लगता कि दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी सेम है। तो कैलोरी इन कैलोरी आउट रफ आइडिया देता है, बट देन लिकर में आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 4 to 7 ग्राम्स के करीब कैलोरीज होती हैं, और वो कैलोरीज एम्प्टी है, उससे आपकी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन वो आपकी कैलोरीज का जो है उसमें एडिशन कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल लिकर का कोई बेनिफिट नहीं, एज फार एज फिटनेस इज कंसर्न नहीं है। नहीं, बाकी बेनिफिट किसी को अगर और किसी पर्पज से लेनी है तो आई डोंट नो, बट फिटनेस के रिलेशन में देयर इज नो प्लेस फॉर लिकर। एक चीज़ और बताता हूँ अनमोल, मेरे जिम में कई ऐसे लोग हैं जो रात को 12-12, 1-1 बजे तक दारू रोज़ पी रहे हैं और सुबह 6 बजे जिम में भी आ जाते हैं। एंड उनका एक ही पॉइंट रहता है कि सर हम इतना वेट उठा लेते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बट ना पेट कम नहीं हो रहा, ये पेट जो है ये नहीं जा रहा। मैंने कहा यार आप लोगों को जवाब भी पता है, आप लोगों को सवाल भी पता है, लेकिन आप सुनना किसी और से चाहते हो कि आप गलत क्या कर रहे हो। बिकॉज आप अगर आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रही तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही। अगर आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही तो आपकी बॉडी ओवर एक्सर्ट कर रही है। अगर आपकी बॉडी ओवर एक्सर्ट कर रही है तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, ये आपको फ़ायदा नहीं करेगी, आपका नुकसान करेगी। आपका मसल ब्रेकडाउन होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, इन सब का असर आपकी बॉडी पे नेगेटिव ही पड़ेगा। तो लिकर का कोई योगदान नहीं है इस चीज़ में। जैसे भी आपने एक चीज़ बोली, पतला होने, बहुत सारे लोगों के जैसे फिटनेस को इतना करना है, किसी को वेट लॉस करना है तो क्या एक्सरसाइज है या क्या करना चाहिए उसे? आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं अगर कटिंग करनी है किसी को? देखिए, अगर किसी को सबसे पहले जो हम सवाल ही पूछते हैं वो बहुत गलत है। वेट लॉस किसी भी तरीके से हो सकता है। वेट लॉस कैन बी फैट लॉस, इट कैन बी मसल लॉस, इट कैन बी वाटर लॉस। ओके। हमें टारगेट करना है फैट लॉस वाइल मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग मसल मास। एक चीज़ होती है सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया मीन्स इट्स अ डिजीज with a natural loss of muscle mass in the body after the age of 30. ओके। तो 30 ईयर्स के बाद हम सबकी मसल्स वैसे ही ब्रेक हो रही हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज, और हमारे यहाँ उल्टा है, बोलते हैं अब आप बुढ़े हो रहे हो ना, अब आपको वेट लिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप वॉकिंग करना शुरू करो। ये और भी ज़्यादा काउंटर, एक तो मसल्स आपके वैसे ही लूज़ हो रहे हैं और आप रेजिस्टेंस ट्रेन कर नहीं रहे, मसल्स को लूज़ और फर्दर करा रहे हैं। अगर आप मेरे से पूछो सिर्फ छोटे से एक सेंटेंस में कि अगर किसी को फैट लॉस करना है या किसी को अपने फिटनेस गोल्स अचीव करने हैं, तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डाइट। ओके। बिकॉज 80% इज व्हाट यू ईट। उसके बाद नेक्स्ट कम्स रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आप अगर वेट लिफ्टिंग करते हैं, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सिर्फ वेट उठाना नहीं है, अपनी बॉडी वेट, पुलअप्स इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, पुशअप्स इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आप नॉर्मल जिम्स में मैं देखता हूँ, मेरे जिम में तो मैंने ये बिल्कुल ही आउट कर दिया है, कोई भी ओवरवेट आदमी आता है
उसको सबसे पहले ट्रेनर ट्रेडमिल पे चढ़ा देता है या भागने के लिए जंपिंग जैक्स करा रहा होता है, आप उसके घुटनों को खराब कर रहे हो, उसके जॉइंट्स को खराब कर रहे हो, ही इज ऑलरेडी हैवी, और आप उसको ऐसी चीज़ें करा रहे हो जिससे उसके जॉइंट्स पे स्ट्रेन और पड़ेगा। एंड कार्डियो और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में एक मेजर डिफरेंस आपको बताता हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ईपॉक। ईपॉक इज एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। मान के चलते हैं अगर आप 1 घंटा ट्रेडमिल पे दौड़े हो तो सपोज आपकी 700 कैलोरीज बर्न हुई हैं, ठीक है, और आपने 1 घंटा वेट ट्रेनिंग कर रही है तो आपकी सिर्फ 400 कैलोरीज बर्न हुई है। लेकिन जब आप उस ट्रेडमिल से 1 घंटे बाद उतर गए, आपकी कैलोरीज बर्न होना खत्म। वेराज आपने 1 घंटा वेट ट्रेनिंग करी है, उसके बाद जब आप सो भी रहे हो रात को, योर बॉडी इज वर्किंग टू जो मसल टीयर्स वगैरह है उनको रिपेयर करने में, दैट इज कॉल्ड ईपॉक। सो इनवेरिएबली ओवरऑल अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़्यादा बर्न कर रही है एज कम्पेयर टू कार्डियो। लेकिन हमें बहुत ही रॉन्ग नोशन है, दौड़ने मोटा है दौड़ा दो, बोलो दौड़ 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 के पतला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बिकॉज पतला तो किसी ना किसी दिन हो ही जाएगा ऐसे दौड़ता रहेगा तो, बिल्कुल। बट इट हैज़ टू बी साइंटिफिक। आपका मसल मास प्रिजर्व होना चाहिए, आपका फैट लॉस होना चाहिए, दैट इज द एम। अगर कोई मतलब जैसे हैवी है उसको स्टार्ट करना चाहिए तो सबसे पहले उसे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? जैसे ट्रेडमिल और ये तो नहीं करना है जैसे अभी तक हमारी बात हुई, तो उसको किस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए और कितने टाइम तक वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको बहुत अच्छी तरह अगर ट्रेनर्स बताएं किसी को तो बहुत फ़ायदा कर सकते हैं हर किसी का। देर आर कंपाउंड लिफ्ट्स। कंपाउंड लिफ्ट का मतलब होता है एक एक्सरसाइज जिसमें मोर देन 1 मसल्स आर बीइंग एक्सरसाइज। ओके। 2 तरह की एक्सरसाइज होती है, कंपाउंड और आइसोलेशन। सो कंपाउंड मैंने आपको बता दिया, आइसोलेशन इज एक मसल को आइसोलेट करके उसकी सपोज बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, दैट इज आइसोलेशन। ओके। नाउ कंपाउंड अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो तो आपके काफ से लेके आपके शोल्डर्स तक मसल्स जो हैं, आपकी पूरी पोस्टीरियर चेन वो एक्टिवेट हो रही है। सिमिलरली स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, मिलिट्री प्रेस और पुलअप्स, अगर आप ये 5 एक्सरसाइज पे फोकस करो, और ज़रूरी नहीं है वेट ज़्यादा उठाना, जस्ट आप मोशंस इस एक्सरसाइज के जो रेंज ऑफ मोशन वगैरह बिल्कुल सही करने की कोशिश करो, आप देखोगे कि यू विल बी मच बेटर एज फार एज आपका पोस्चर है, ओके, एज फार एज आपकी एनर्जी लेवल्स हैं, एंड यू विल लूज मोर फैट एंड गेन मसल्स। यस, कार्डियो ऑल्सो हैज़ अ प्लेस। कार्डियो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो व्हाट आई डू पर्सनली आफ्टर आई डू माई वेट ट्रेनिंग, आई डू अ लो इंटेंसिटी कार्डियो आफ्टर दैट। बट ये कि सिर्फ दौड़ो, जंपिंग जैक्स करो या वो स्टेयर मास्टर पे चढ़ते रहो, उससे दैट इज नॉट द राइट वे टू लूज फैट। तो जो अभी आपने एक्सरसाइज बताई ये तो एक्सरसाइज हो गया, आपने डाइट वर्ड भी यूज़ किया, तो हर किसी की नॉलेज में आज के टाइम में कि मैं ये खाता हूँ तो मुझे सूट कर रहा है, मुझे यही खाना चाहिए, मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को। लेकिन आपके हिसाब से इन एक्सरसाइज के साथ कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिससे और ज़्यादा इम्पैक्ट होगा आपके फैट लॉस पे? देखिए, अगर आप इंडियन डाइट की बात करें ना तो वी आर अ वेरी प्रोटीन डिफिशिएंट नेशन। हमारी डाइट में प्रोटीन है ही नहीं। बिल्कुल। हम सोचते हैं हम दाल खा रहे हैं वो प्रोटीन है। आप अगर देखो, चावल, रोटी, दाल, सब्जी, दैट्स इट। अगर आप किसी को बोलो तू प्रोटीन खाता है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, हाँ, मैंने कहा कितना चिकन खाता है, मैं मंडे को खाता हूँ, ट्यूसडे को नहीं खाता, वेडनेसडे को खाता हूँ, थर्सडे को नहीं खाता। हम जो हमारे सोर्सेज ऑफ फूड हैं वो ही बहुत लॉपसाइडेड है। बिल्कुल। हम अंडे को बुरा मानते हैं, बोलते नहीं अंडा है, इससे अंदर हीट हो जाएगी। मतलब आप लिकर पी सकते हो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंडे से आपको डर लग रहा है कि इससे हीट हो जाएगी। सो हमारी डाइट में एक तो प्रोटीन बहुत कम है। हम फैट से डरते हैं, हमें बोला है फैट नहीं यार, फैट लो फैट खाओ, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। बिल्कुल। हमने सॉल्ट को ब्लेम करना शुरू कर दिया है, लेकिन चीनी इज ओके। हमने बोला चीनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लड्डू भी खा लो, आइसक्रीम भी खा लो। आई थिंक शुगर, इफ यू आस्क मी, इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कट आउट। ओके। इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कट आउट, एंड उसके बाद हाई प्रोटीन डाइट और
थोड़ा बहुत फैट आपकी डाइट में होना चाहिए, लाइक बटर होना चाहिए, घी होना चाहिए, बिकॉज फैट गिव्स यू सैटिस्फैक्शन। मैं आपको बहुत सारे मेन स्ट्रीम न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो आपको डाइट प्लान बना के दे देंगे, आप उनसे जाओ, वो आपके पैसे लेंगे आपसे, आपको डाइट प्लान बना के दे देंगे, और वो डाइट प्लान ऐसा होगा उससे आप पतले तो ज़रूर हो जाओगे, भले ही वो वही मसल मास फैट लॉस सब है, बट मैं आपको एक ऐसा प्लान दूं जिसमें आप खाना ही बहुत कम खाओ, दाल का पानी पी लो या सूप पी लो या जीरे को डाल के पी लो, ये लिख के दे दूं, आप 3 महीने तो आप हो गए पतले। बिल्कुल। तो चाहे मसल लॉस हो चाहे कोई लॉस हो, बट आप इसको सस्टेन कितने दिन कर लोगे? 3 महीने, मतलब 3 महीने बहुत बड़ा टाइम है। भी अच्छा, कोई बहुत ज्यादा हाई डिटर्मिनेशन वाला है तो 6 महीने कर लेगा। बिल्कुल। बट अ डाइट विच डज नॉट गिव यू सैटिस्फैक्शन कैन नॉट सेटिस्फाई यू एंड इज बाउंड टू फेल। आज नहीं तो कल, अगर आपकी डाइट आपको पेट ही नहीं भर, बिकॉज नो वन कैन फाइट हंगर, ये मैं हर किसी को बोलता हूँ जो भी मेरे पास आता है, नो वन कैन फाइट हंगर, हंगर हैज टू बी मैनेज्ड, एंड इफ यू मैनेज योर हंगर वेल, सब कुछ परफेक्ट चलता है। तो अगर आप प्रोटीन और सैचुरेटेड फैट का कॉम्बिनेशन खाते हो तो इट कीप्स यू फुल, आपको और कुछ खाने का मन ही नहीं करता। आप अगर एग्स खा रहे हो, आप पनीर खा रहे हो, तो आपने कभी ट्राई करना 100 ग्राम 200 ग्राम पनीर खाओ, आपको अगले 3-4 घंटे कुछ खाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है यार पेट भर गया। सो बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन अगेन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। अगर मैं वेज पर्सन्स के लिए कोई आपसे डाइट प्लान मांगूँ कि उन्हें वेट लॉस करना है, तो उन्हें अगर मैं 1 महीने के लिए मांगूँ तो उन्हें क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए? एक तो ये जो जितने भी प्लान्स होते हैं ना 1 महीने में या 3 महीने में, ये सब फ्रॉड है। ठीक है, ये इट इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज। बिल्कुल। 1 महीना लूज करके उससे डबल गेन कर लेना 2-3 महीने बाद इज़ नॉट अ गुड थिंग ना। इट हैज़ टू बी लाइफस्टाइल चेंज। लाइफस्टाइल चेंज, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगने लग जाए ना, तो आप उसको पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपको उसको करने में और मज़ा आता है। बिल्कुल। 2019 जनवरी से लेके अब तक आई एम हैविंग द सेम फूड एट द सेम टाइम। ओके। यस, मैं आई प्रेफर टू फास्ट इंटरमिटेंटली। मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता। जो अभी बहुत मेन स्ट्रीम लोग बोलेंगे अरे वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, किसने बोला? कहते वो बोलते तो हैं, पर किसने बोला? इफ़ यू आस्क मी, इट इज़ द सीरियल इंडस्ट्री जिसने बोला कि आप ब्रेकफास्ट खाओ। इस पे ये तर्क भी दे देते कि ब्रेकफास्ट, कि हम रात का फास्ट तोड़ रहे हैं इसलिए इसका नाम ब्रेकफास्ट दिया गया है। फास्ट तो आप कभी भी तोड़ सकते हो। फास्ट तो आपके ऊपर है ना, आप कितनी देर का फास्ट रखना चाहो। आप 6 घंटे का रखो, 7 घंटे का रखो, 12 घंटे का रखो, 16 घंटे का रखो। सो आई ट्राई टू फास्ट फॉर 16 आवर्स, बट आई थिंक 15, कभी 17, कभी 20 भी हो जाता है। मैंने ओमैड भी ट्राई किया। ओमैड इज 1 मील अ डे, बट दैट आई कुड नॉट फाइंड इट सस्टेनेबल अगेन। तो मैं जो मैं सस्टेन कर सकता हूँ, मुझे वही अच्छी लगती है। तो मैं 2019 जनवरी से सेम डाइट पे हूँ एंड आई एम लविंग इट। मेरे को कोई ऐसे इशू, कोई शुगर क्रेविंग नहीं होती, कोई मेरा मन नहीं करता मैं सॉफ्ट ड्रिंक पी लूँ, आइसक्रीम खा लूँ, बिकॉज आई एम हैप्पी इनसाइड विद माई डाइट। तो कोई भी आपको बोलता है ना मैं तेरे को 2 महीने का प्लान देता हूँ या 3 महीने का प्लान देता हूँ, वो बस पैसे ले रहा है आपसे। उस प्लान से कुछ नहीं होने वाला। इट इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज। एंड सी, आपकी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं, सारे पैरामीटर्स इंप्रूव होते हैं। आपकी स्लीप इंप्रूव होगी, आपका एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होंगे, द क्वालिटी ऑफ लाइफ एज सच इम्प्रूव्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर हम 2-3 महीने हटा दें तो एक वेज पर्सन को अपनी लाइफ में कौन से फूड हैं जो इंक्लूड करने चाहिए जिससे उसका फैट लॉस तो हो ही लेकिन वो एक्टिव भी रहे? देखिए, एक तो वेजिटेरियन सोर्स में पनीर इज़ अ गुड सोर्स, देन मशरूम्स इज़ ओके, बीन्स इज़ अ सुपर फूड, आप बीन्स खा सकते हैं। बट स्टिल आई थिंक मैं आपको बताता हूँ प्रोटीन कितनी चाहिए बॉडी में। इवन द RDA रिकमेंड्स 0.8 grams to 2.2 grams per kg of body weight. ओके। तो फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन हम 1 gram per kg of body weight मान के चलते हैं। सो इफ आई एम 80 kgs, आई रिक्वायर मिनिमम 80 grams just to keep my muscle mass intact, जो नॉर्मल है। बिल्कुल। 1 egg gives you 4 to 6 grams. तो नाउ आप कैलकुलेट करना शुरू करो 80 grams कैसे पूरे होंगे। और मैं तो खैर आई ट्राई टू हिट 2 grams, सो 160। अब मैं 160 कैसे पूरे करूँ? सो हेयर इज वेयर
role of supplementation comes, especially for vegetarians, because vegetarians के लिए अपना प्रोटीन, डेली प्रोटीन इंटेक हिट करना बहुत मुश्किल है. Okay. अगर मैं आपका मान के चलूँ, इफ़ यू वांट टू हिट 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे, आप कितना पनीर खा लोगे 80 ग्राम पूरा करने के लिए? सो यू नो वे प्रोटीन वगैरह जो है, सो वे प्रोटीन इज वेरी गुड टू यू नो कंप्लीट योर ओवरऑल प्रोटीन इंटेक. मैं ये नहीं बोल रहा कि दैट शुड बी योर प्राइमरी सोर्स. अगर पूरा नहीं हो रहा तो आप एक स्कूप ले लो. वन स्कूप गिव्स, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड, 20 to 24. तो वेजिटेरियंस के लिए आते हैं सर? हाँ, ये सारे वेजिटेरियन थे. वे प्रोटीन का मतलब ही है वे इज मेड फ्रॉम मिल्क. ओके. हाँ, वे इज अ प्रोसेस ऑफ कर्लिंग ऑफ मिल्क. तो ये सेफ होते हैं सर? मतलब बहुत सारे हम इंस्टाग्राम में देखते हैं, रील्स वगैरह आते हैं कि ये मत लो, इनमें कई बार फ्रॉड भी होता है क्योंकि कंपनीज के साथ, लेकिन ये सेफ होते हैं लेना? अगर आप अच्छे ट्रस्टेड सोर्स से ले रहे हो, आप ओरिजिनल ले रहे हो, तो ये 100% सेफ है. कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत रिसर्च हो चुकी है, जैसे क्रेटीन है, वे प्रोटीन है. एंड अगर आपका कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग किडनी डैमेज नहीं है तो इनको लेने से कोई नुकसान नहीं है. बट प्रॉब्लम इज इंडिया इज अ बिग फेक मार्केट फॉर सप्लीमेंट्स. तो आप सोर्स कहाँ से करोगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बट आइटम वाइज जो अगर आप सही ट्रस्टेड साइट से ले रहे हो, उनके ऑथराइज्ड डीलर्स से ले रहे हो, तो देयर इज नो हार्म. तो वेज मतलब वे प्रोटीन की बात है, ऐसे कौन से प्रोटीन है जो साइड इफेक्ट्स देते हैं लेकिन मार्केट में अवेलेबल है? ऐसे देखो, वे प्रोटीन में डब्बा तो वो वे प्रोटीन ही बोलेंगे उसको भी, लेकिन उसके अंदर क्या है, लेड पॉइजनिंग हो सकती है. कई तो ग्लूकोज मिला देते हैं उसमें. नाउ ग्लूकोज इज अगेन नथिंग बट प्लेन शुगर. बिल्कुल. वो आपका इंसुलिन स्पाइक. तो जो ये ऐसे फैट बर्नर वगैरह सर जो आते हैं, ये सही होते हैं लेने या नहीं? देखिए, सही गलत, अगर इनका इफेक्ट है भी बॉडी पे तो बहुत मिनिस्क्यूल है. क्या इफेक्ट डालते हो? मतलब मेरा दोस्त लेता था एक, मैंने देखा है, एक कैप्सूल इतना बड़ा सा आता है फैट बर्नर का, कि वो ब्लैक कलर से कैप्सूल लेता था. बट मुझे जो मेरा माइंडसेट है, मुझे ये लगता है कि अगर हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है. तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है जो आप एक सप्लीमेंट ले रहे हो मंगा के, तो ये सेफ होते हैं? आपने कभी भी इंग्रेडिएंट्स, हर चीज़ के ना इंग्रेडिएंट्स चेक करने चाहिए. ओके. कि उसमें क्या है. आप चाहे प्री वर्कआउट ले लो, चाहे आप ये आप जो बोल रहे हैं फैट बर्नर, दे हैव अ वेरी हाई डोज ऑफ कैफीन. ओके. वेरी हाई डोज ऑफ कैफीन. एंड कैफीन इज इट इज़ थर्मोजेनिक ऑल्सो. आपको गरम गरम महसूस आप अगर लेते हैं, जिन्होंने भी फैट बर्नर, मैंने भी लिए एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने भी लिए हैं. व्हेन आई थिंक 2014-15 की बात है, मैंने भी ट्राई किया, नया आया था. मैंने भी सोचा इससे फैट बर्न हो जाएगा और सारे मसल इंटैक्ट रहेंगे. बट इट डज नॉट वर्क दैट वे. येस, इट गिव्स यू अ लिटिल पंप ओके. before your workout, but then it will give you problems when you sleep because it is a very high dose of कैफीन. So जैसे आपने बोला कि किसी चीज़ का प्लस पॉइंट है तो उसका ड्रॉबैक भी होगा, है. तो ये है. तो बट देयर आर पीपल हु गो विद इट कि उनको चाहिए ही चाहिए. तो इसके बजाय तो फिर सर ब्लैक कॉफ़ी पी लेनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर आएगा. लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, लोग एक्सरसाइज करने से पहले भी ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं. बट अगेन, वो ब्लैक कॉफ़ी और ये जो हाई डोजेज है उसमें बहुत फ़र्क है. ओके. क्योंकि अगर आप प्री वर्कआउट का एक स्कूप लेते हैं, उसमें कैफीन के साथ साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी होते हैं जो इफेक्ट करता है, जैसे बीटा एलेनिन होता है, सिट्रुलिन होता है, ये सारे उसमें एडेड होते हैं. ओके. अगेन, खराब मैं नहीं बोलूँगा, बट साइड इफेक्ट जैसे है स्लीप वगैरह. एंड स्टिमुलेंट की एक बात होती है, उसको आप जितना लोगे उतना उसका इफेक्ट आपकी बॉडी को कम महसूस होने लगे. बिल्कुल. तो कहीं ना कहीं तो आप रोकोगे. बिल्कुल. ऐसा ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप 1 चम्मच के बजाय 2, 2 के बजाय 3, 3 के बजाय 4, ऐसा नहीं कर सकते. तो यू हैव टू टेक इट इंटेलिजेंटली कि वन ऑड डे व्हेन यू आर नॉट फीलिंग लाइक वर्किंग आउट, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो. अदरवाइज इट एवरी डे उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा. और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि एक जिम में ये आदत होती है कि उसने किसी का प्रोटीन देखा और उसने बोला मैं भी प्रोटीन लूँगा, मेरी भी बॉडी बन जाएगी.
ऐसा होता नहीं है, हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है। तो आपको जो आपका ट्रेनर सजेस्ट कर रहा है बिल्कुल उसके हिसाब से आप देखिए। एंड एक चीज़ आपको इंश्योर करने की बहुत ज़रूरत है कि जिस जगह से और जहाँ से आप अपना प्रोटीन ले रहे हैं वो एटलीस्ट ऑथेंटिक होनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस नहीं होना चाहिए उसमें जो आपकी बॉडी को हार्म करे। बिल्कुल। बट अगेन फाइनल लाइन, नो सप्लीमेंट कैन बीट द नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। प्लेजर इज ऑल माइन। सो आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और सर ने जो एंड में कहा, जो भी करें मतलब निगरानी में रख के करें, और जहाँ से भी लें ऑथराइज लें। थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।